हेलो नमस्कार। प्रदेश के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट व दोस्त राकेश चौधरी। आज दिनांक 19 नवंबर 2025 और आज राजस्थान की समसामयिक के करंट अफेयर्स के बारे में अपनी चर्चा जारी करते हैं। क्लास के लिंक जिन्होंने शेयर नहीं किए हैं वो क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की 19 नवंबर 2025 में, जिसमें बात करेंगे। आज अपना टॉपिक है जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार जो 2025 है। जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार 2025 है। ये किसे दिया गया है, इससे संबंधित आज अपनी चर्चा जारी रहेगी। बात करें आज तो जो कोचरिया में जो गारनेट के जो भंडार मिले हैं, कोचरिया में जो गारनेट के भंडार मिले हैं, ये कोचरिया कहाँ पड़ता है, गारनेट से संबंधित अपनी चर्चा जारी करेंगे। खनिजों से संबंधित अपनी चर्चा जारी रखेंगे। कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का कौन सा योगदान है, कौन से स्थान पर आता है, इससे भी संबंधित अपनी चर्चा जारी रखेगा। अपना नया टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। और कृत्रिम जो गर्भाधान तकनीशियन है, इस कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, अवार्ड किसे दिया गया है। और जो राज्य ऊर्जा मंत्री है, ये राजस्थान के राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है, इन सभी तमाम बातों पर अपनी चर्चा जारी रहेगी। अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और अपनी क्लास की शुरुआत में आज पहला क्वेश्चन है जल संचय जन भागीदारी। जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार जो 2025 है मित्रों, जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार जो 2025 है, ये राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से किस श्रेणी में स्थान रखा गया है। जो जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार है, ये राज्यों राजस्थान का कौन सा स्थान है इसमें, राजस्थान का हमें इस जन संचय जन भागीदारी पुरस्कार में राजस्थान का स्थान बताना है। तो मैं बात करूं मित्रों राजस्थान की, तो राजस्थान की बात करूं मैं, तो राजस्थान में का इसमें तीसरा स्थान है। राजस्थान का इसमें राज्य की दृष्टि से तीसरा स्थान है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान किसका है और द्वितीय स्थान किसका है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है। राजस्थान का जल संचय जन भागीदारी में कौन सा स्थान है मित्रों, राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहला स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है तेलंगाना। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है मित्रों, तेलंगाना। और दूसरे स्थान पर है कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है मित्रों, छत्तीसगढ़। और प्रथम पर है तेलंगाना। इस जल संचय जन भागीदारी जो पुरस्कार 2025 है, इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। बात करें राजस्थान में, बात करें अपने राजस्थान में, इस राजस्थान में बात करें तो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो केस द जो रेन है, जो टाका है, इस जल संग्रहण की भागीदारी में राजस्थान के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है। पूरे देश में राजस्थान के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है। आपको पता है राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, उसमें बरसात के समय में जो बरसाती जल होता है, उस बरसाती जल को जो टाका होता है, आपने टाका का नाम सुना होगा। टाका, टाका कहते किसे हैं, ये एक प्रकार का एक बंद होता है। बंद एक प्रकार का एक टाका होता है, जिसमें क्या होता है, बरसात के दिनों के अंदर उसे एक खेत में बनाया जाता है और एक घर के आसपास बनाया जाता है, जो पीने के लिए 1 वर्ष तक उस पानी का यूज करते हैं। जो बरसाती पानी होता है, उस बरसाती पानी का छत से छत से उस पे जो नल के माध्यम से उसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या, जो वो पानी एकत्रित हो जाता है, उसको 1 वर्ष तक वो पीने के लिए यूज करते हैं, अगली बरसात तक। आपको पता है जो राजस्थान के जो पश्चिमी इलाका है, वहां पर 3-3 वर्ष तक, 8-8 वर्ष तक अकाल की समस्या रहती थी। और उस अकाल की रात की समस्या के लिए, उस जल की पेयजल की आपूर्ति के लिए वहां पर टाका निर्माण किया जाता था। किसका निर्माण किया जाता था, टाका निर्माण का। और राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर टाका कहाँ पर बनाया गया है, तो आपको पता, राजस्थान में सबसे ज्यादा ये मिलेंगे आपको बाड़मेर क्षेत्र में। पश्चिम राजस्थान में भी हम बात करें तो बाड़मेर क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको टाके मिलेंगे। आगे बात करें तो ये केस
जो ये कैच द रेन एरिया है, कैच द रेन जिसे हम टाका के नाम से भी जाने, तो ये अवार्ड राजस्थान की भागीदारी में प्रथम, राष्ट्र में पूरा बाड़मेर को पहला स्थान मिला इसमें, इस टाका निर्माण में, जो जल संचय जन भागीदारी में इस जल को एकत्रित करने के लिए, हम बात करें इस जल को संग्रहण करने के लिए, तो इस जल को संग्रहण करने के लिए राजस्थान में भी, या राष्ट्र की हम बात करें पूरे भारत में, तो बाड़मेर को प्रथम स्थान मिला है। और ये जो अवार्ड है, जो ये अवार्ड है, ये किसे दिया गया, तो बात करें जो अपने बाड़मेर की जो जिला कलेक्टर है, आप कमेंट करके बताइए कि बाड़मेर की जो जिला कलेक्टर है, उस जिला कलेक्टर का क्या नाम है। जो बाड़मेर की जिला कलेक्टर है, उसे यह अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जिला कलेक्टर को यह अवार्ड दिया गया है, बाड़मेर की जिला कलेक्टर। आप कमेंट करके बताइए बाड़मेर की जिला कलेक्टर का क्या नाम है। आपको पता है टीना जो डाबी जी है, टीना डाबी जी, टीना डाबी जी जो बाड़मेर जैसलमेर की जो जिला कलेक्टर है बाड़मेर की, इस बाड़मेर की इस जिला कलेक्टर को टांका निर्माण में जो जल संग्रहण को, पानी को एकत्रित करने के लिए, बरसात के पानी को एकत्रित करने के लिए, उसने सबसे ज्यादा टांके निर्माण के लिए एक मुहिम चलाई थी। उसमें सबसे ज्यादा टांका बाड़मेर में निर्माण हुआ पेयजल के पानी के लिए। तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा टीना डाबी को यह अवार्ड मिला। राजस्थान में प्रथम स्थान पर बाड़मेर को मिला है। जो राष्ट्र में ही बात करें जिले की में, तो बाड़मेर को मिला। और बात करें जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार में, इसमें 2 करोड़ की राशि दी जाती है। कितने करोड़ की? 2 करोड़ की राशि दी जाती है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा टीना डाबी को यह अवार्ड दिया गया है। और ये इसमें 2 करोड़ की राशि अब उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट बात करें, अगर जल संचय जन भागीदारी की हम बात करें, तो हमें सिंचाई से संबंधित बात चल रही है, तो सिंचाई के साधनों से संबंधित भी अपनी चर्चा जारी रखें कि सिंचाई में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिंचाई किन किन साधनों के द्वारा होती है। राजस्थान में सिंचाई से संबंधित अपनी चर्चा जारी रखें, तो हम सिंचाई के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, सिंचाई के बारे में। अब आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में किन किन संसाधनों से सिंचाई होती है, किन किन संसाधनों से सिंचाई होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जयपुर में सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, नलकूपों से सिंचाई कहां पर ज्यादा होती है। नलकूपों से, नलकूपों से सिंचाई सबसे ज्यादा कहां पर होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नलकूपों से सिंचाई सबसे ज्यादा कहां होती है और कुएं से सिंचाई सबसे ज्यादा कहां होती है। आपको बताना है कुएं से सिंचाई सबसे ज्यादा कहां होती है और नलकूपों से सिंचाई सबसे ज्यादा कहां होती है। कमेंट करके बताइए। नलकूपों और कुएं की मैं बात करूं तो अपनी जो राजधानी है जयपुर, इस जयपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा, जयपुर जिले में सबसे ज्यादा नलकूपों या कुओं की हम बात करें तो इससे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। आपको ये पता होना चाहिए नहरों के द्वारा राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है। इससे कि नहरों के द्वारा, नहरों के द्वारा राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहरों से आपको पता लग रहा है कि जो उत्तरी भारत, उत्तरी जो राजस्थान है और उस उत्तरी राजस्थान के जो जिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, वहां से नहरें सबसे ज्यादा आ रही है। उनको सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर नहरों से सिंचाई होती है तो सबसे ज्यादा लाभ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को मिलता है। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई श्री गंगानगर जिले में होती है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की बात करें, इन दोनों जिलों में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। सबसे ज्यादा की बात कर रहे हैं नहरों के द्वारा, जैसे बीकानेर में भी नहरें आ रही है, इंदिरा गांधी जो नहरें हैं उसके द्वारा, इंदिरा जोधपुर में भी सिंचाई होती है। तो इस पर सबसे ज्यादा बात करें तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। और जो नलकूपों के द्वारा कुएं से जो सिंचाई होती है वो सबसे ज्यादा अपने जयपुर में होती है। बात करें तालाबों से, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तालाबों से सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है। ये क्वेश्चन जो पिछली राजस्थान पुलिस का पेपर था, तो उस पिछली राजस्थान पुलिस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि तालाबों से सिंचाई करने में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो अपना जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा। और अगर भीलवाड़ा ऑप्शन में ही नहीं आई, राजस्थान पुलिस में क्या हुआ था, तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है, भीलवाड़ा। लोग रट रखे थे भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा, लेकिन उसने भीलवाड़ा ऑप्शन ही नहीं दिया। उसके बाद में अगर भीलवाड़ा ऑप्शन नहीं आई तो उसमें पाली, दूसरे नंबर पर पाली। 2-3 जिले आपको याद रखना है। फर्स्ट नहीं पूछकर सेकंड पूछ लिया जाता है, नीचे से लास्ट का नहीं पूछकर सेकंड लास्ट पूछ लिया जाता है। तो आपको 2-3 क्रम में याद रखना है। जैसे भीलवाड़ा ऑप्शन में नहीं आया राजस्थान पुलिस में और पाली आ गया, अब कंफ्यूज की स्थिति है कि पाली ऑप्शन में आ गया। कई लोग तो इसको क्वेश्चन को डिलीट होना चाहिए, पाली तो था ही नहीं, भीलवाड़ा था। तो भाई सेकंड स्थान पर तो पाली था। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, उसने क्वेश्चन ये पूछा, तो भीलवाड़ा नहीं तो पाली होगा।
आगे चले, सिंचाई से संबंधित आपकी बात हो गई है। आपको पता जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर का जो जिला है उसे टांका निर्माण में जो जल संग्रहण एकत्रित करने में राष्ट्र में पहला स्थान मिला है। जो वहाँ की जो जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर का क्या नाम है? टीना डाबी जी। टीना डाबी जी को यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है और ये राशि में 2 करोड़ रुपए की, इस पुरस्कार में 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। आपको इमेज में दिख रहा है, टीना डाबी जी आपको इमेज में दिख रही है। टीना डाबी जी को द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे चले मित्रों, इसमें जो मैं आपको बता ही दिया कि पुरस्कार जनसंघ से जन भागीदारी ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की जो राज्य में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान है और तेलंगाना इसमें पहला है, छत्तीसगढ़ इसमें दूसरा स्थान है। पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है, जल संचय जन भागीदारी जो 1.0 है, पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को इस पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली के जो विज्ञान भवन केंद्र है, इस विज्ञान भवन में दिया गया है। सम्मानित जिले आपको पता है, मैं बता रहा था बाड़मेर जिले का जो कैच द रेन के तहत वर्षा जल संग्रहण और जन भागीदारी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश में कौन सा स्थान मिला है? इसे प्रथम स्थान मिला है। और बाड़मेर जिले की जो कलेक्टर है टीना डाबी जी, उसको यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 2 करोड़ रुपए का यह पुरस्कार राशि मिली है। नेक्स्ट आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के जो कोचरिया गांव पड़ता है, राजस्थान का, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, राजस्थान का जो कोचरिया गांव पड़ता है, इस राजस्थान के कोचरिया में गार्नेट भंडार मिले, गार्नेट भंडारों की खोज की गई है। ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको ये बताना है। जो नए अभी हाल ही में राजस्थान में जो गार्नेट भंडारों की खोज हुई है, ये कहाँ हुई है? कोचरिया गांव में। अब आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप इंपोर्टेंट भी लगा लेना, क्योंकि खनिज की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 24-25 की जो रिपोर्ट हो उसके अनुसार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये बताना है जो खनिज से संबंधित जो कोचरिया स्थान है, यह कहाँ पड़ता है? आपको कोचरिया स्थान बताना है किस जिले में पड़ता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है, इन्हें वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा वस्त्र उत्पादक होता है भीलवाड़ा जिले में। हम बात करें गार्नेट भंडार की, तो गार्नेट भंडार में जो मुख्यतः भंडार है वो राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज्यादा भंडार है? किसमें? गार्नेट की हम बात करें, गार्नेट की हम बात करें तो हमें सबसे ज्यादा भंडार बताना है कि राजस्थान में मुख्यतः मुख्यतः किस जिले में सबसे ज्यादा भंडार है। तो हमें जिला बताना है। तो आपको यह पता होना चाहिए सबसे ज्यादा भंडार गार्नेट के भंडार किस जिले में है। तो आपको यह पता होना चाहिए राजस्थान का कौन सा जिला है, वह है टोंक जिला। कौन सा जिला है? टोंक जिला। इस टोंक जिले में सबसे ज्यादा गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं। गार्नेट के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? टोंक जिले में पाए जाते हैं। टोंक जिले में भी मैं आपको बता दूं, जो कल्याणपुर स्थान पड़ता है, कल्याणपुर से जो राजमहल तक की जो 11 किलोमीटर की बेल्ट है ना, इस 11 किलोमीटर की बेल्ट में ये गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं। कौन से स्थान से? कल्याणपुर। टोंक की मैं बात करूं, कल्याणपुर, कल्याणपुर से जो राजमहल तक का क्षेत्र, राजमहल, इस कल्याणपुर से जो राजमहल तक जो 11 किलोमीटर पड़ता है, इस 11 किलोमीटर की इस बेल्ट में गार्नेट बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पड़ती है? टोंक जिले में पड़ती है। बात करें अन्य क्षेत्र भी, राजस्थान में सबसे ज्यादा टोंक में गार्नेट पाया जाता है, लेकिन अन्य जिले भी हैं जहां पर गार्नेट के भंडार मिलते हैं। जैसे मैं भीलवाड़ा की बात करूं, कहाँ की बात करूं मैं? भीलवाड़ा की बात करूं, अगला जिला भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में भी ये गार्नेट के भंडार मिलते हैं। भीलवाड़ा में बात करूं, जो कमलपुरा दादिया क्षेत्र है, भीलवाड़ा का जो कमलपुरा, कमलपुरा और दादिया क्षेत्र, भीलवाड़ा का मित्रों जो कमलपुरा और दादिया क्षेत्र है, इस कमलपुरा और दादिया क्षेत्र में गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं। आपको ये बताना है। इसके अलावा जो अजमेर में बात करें, जो बरबारी स्थान पड़ता है, जो सरवाड़ा स्थान पड़ता है, अजमेर में जो सरवाड़ा और बरबारी स्थान पड़ता है, उस अजमेर में उस स्थान पर भी ग्रेनाइट, ये सॉरी, ये गार्नेट के भंडार मिलते हैं। सरवाड़ा और बरबाड़ी, बरबाड़ी, इस बरबाड़ी और सरवाड़ा स्थान पर अजमेर में भी गार्नेट के स्थान, गार्नेट का भंडार मिलता है। मुख्यतः सबसे ज्यादा टोंक जिले में मिलता है, उसके बाद में भीलवाड़ा और अजमेर में।
टोंक की जो कल्याणपुर से लेकर जो राजमहल तक की 11 किलोमीटर की बेल्ट है, इसे गार्नेट बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है, अगर आपने खनिज अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको ये बताना है कि गार्नेट को अन्य किन किन नामों से भी जाना जाता है। गार्नेट को अन्य किन किन नामों से भी जाना जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। गार्नेट को अन्य किन किन नामों से भी जाना जाता है। हम बात करें गार्नेट की, तो गार्नेट को आपको पता होना चाहिए गार्नेट को किन किन नामों से भी जाना जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूं अन्य नाम, अन्य नाम। तो गार्नेट को आपको पता रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है। रक्तमणि, गार्नेट को रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है। गार्नेट को तांबड़ा के नाम से भी जाना जाता है। गार्नेट को किसके नाम से भी जाना जाता है? गार्नेट को रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है और गार्नेट को तांबड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगर गार्नेट लिखा हुआ नहीं हो और अगर तांबड़ा लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गार्नेट को ही तांबड़ा कहते हैं और इसी का अन्य नाम रक्तमणि है। ये गार्नेट आता किस काम है? आपको ये भी कंफ्यूज हो रहा होगा, आपका दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये गार्नेट आता किस काम है। तो आपको मैं बता दूं, जो ये गार्नेट है, जो अपने मुख्य आभूषण बनाने में, जो अपने आभूषण बनाए जाते हैं, उस आभूषणों में इस गार्नेट का उपयोग किया जाता है। ये एक की बेहद कीमती पत्थर होता है। इस गार्नेट को जो लाल कलर में होता है, एक लाल कलर में होता है और लाल कलर में होने के कारण इसे रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है। जो कीमती जो आभूषण बनाए जाते हैं उनमें जो पत्थर लगे हुए होते हैं, आप जो मशीनों से घिसकर जो डायमंड से लगा हुआ होता है रेड कलर में, जो वो रेड कलर का जो डायमंड होता है वो गार्नेट होता है। और गार्नेट को रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसका कलर रेड होता है, लाल होता है, और उसे तांबड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें आगे, हम बात करें कि राजस्थान में अगर बात चल रही है खनिजों की, तो हम खनिजों से संबंधित भी अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और खनिजों से संबंधित अपनी चर्चा आगे बढ़ाए तो आपको ये पता होना चाहिए राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज भंडार है। राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिजों का भंडार है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हम बात करें खनिजों के बारे में, राजस्थान से संबंधित हम खनिजों के बारे में बात करें, क्योंकि हम राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज भंडार है। कितने प्रकार के खनिज भंडार है? 81 प्रकार के खनिज भंडार है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज भंडार पाए जाते हैं। बात करें इन 81 प्रकार के खनिज भंडारों में राजस्थान कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज भंडार पाए जाते हैं, लेकिन क्या राजस्थान इन 81 प्रकार के खनिजों में 81 प्रकार का उत्पादन करता है? नहीं मित्रों, केवल मात्र 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है। केवल मात्र राजस्थान 58 प्रकार के जो खनिज हैं, इन 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है। खनिज उत्पादन मात्र केवल 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है। 81 प्रकार के खनिजों में से मात्र 58 प्रकार के खनिजों में उत्पादन करता है। हम नेक्स्ट बात करें तो खनिज विविधता होती है। इस खनिज विविधता में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान की बात करें भारत में तो एक खनिज विविधता, खनिज विविधता, विविधता, इस खनिज विविधता में राजस्थान का आपको स्थान बताना है कि खनिज विविधता में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो मैं बताऊं मित्रों आपको, खनिज विविधता में राजस्थान का प्रथम स्थान है। खनिज विविधता में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो खनिज विविधता के अंदर बात करें तो राजस्थान का खनिज विविधता में प्रथम स्थान है। हम बात करें खनिज विविधता के बाद में, अगर हम बात करें तो आपको पता है कि खनिज भंडारण में राजस्थान का कौन सा स्थान है? खनिज भंडार में, क्योंकि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन हमें बताना है खनिज भंडार में, खनिज भंडार में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपको पता है खनिज भंडार में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा राजस्थान का स्थान है। तो आपको कमेंट करके मित्रों ये भी बताना है, अगर दूसरा देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है खनिज भंडार में, तो पहला स्थान किसका है, प्रथम स्थान किसका है? ये आपको कमेंट में बताना है। आपको पता है प्रथम स्थान देश में झारखंड राज्य का है, इसीलिए तो झारखंड को खनिजों का अजयाबगर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए तो झारखंड को खनिजों का अजयाबगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में खनिज कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं अपने झारखंड में। इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। बात करें खनिज उत्पादन में, बात करें खनिज उत्पादन में, खनिज उत्पादन,
खनिज उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? और एक होता है कि खनिज आय में, एक होता है खनिज आय में, कि खनिजों से राजस्थान में कितनी आय मिलती है और इस आय से राजस्थान का कौन सा स्थान है। एक होता है खनिज उत्पादन और एक होता है खनिज आय। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है। उत्पादन की बात करें चाहे आय की बात करें, जो खनिजों से जो आय प्राप्त होती है वो राजस्थान में इसमें तीसरा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो आपको ये बताना है कि जो इसमें खनिज उत्पादन और खनिज आय की बात करें तो राजस्थान का तो तीसरा है, लेकिन प्रथम किस राज्य का है? प्रथम किस राज्य का है और द्वितीय किस राज्य का है? द्वितीय किस राज्य का है और प्रथम किस राज्य का है? तो आपको ये पता होना चाहिए। जो उड़ीसा राज्य है, इस उड़ीसा राज्य का प्रथम स्थान है और छत्तीसगढ़ राज्य का सेकंड स्थान है। प्रथम है उड़ीसा राज्य का। ओडिशा राज्य का खनिज उत्पादन और खनिज आय में प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान की बात करूं तो वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जबकि तीसरा स्थान राजस्थान का खनिज उत्पादन और भंडार, खनिज उत्पादन और आय की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट मित्रों हम बात करें, अगर खनिजों की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? खनिजों की बात चल रही है, तो हम नेक्स्ट चले तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं यहाँ राजस्थान का मैप लगा देता हूँ। राजस्थान का मैप मैं यही आपको बना के बता देता हूँ। अभी टेक्निकल टीम को बोलूंगा मैप के लिए, मैं यही आपको राजस्थान का मैप बना देता हूँ। आपको इसको राजस्थान का मैप मानना है, क्योंकि जैसा भी मेरे से बन रहा है ये राजस्थान का मैप है। कौन सा? ये राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान की अरावली है। राजस्थान की, ये राजस्थान की अरावली है। ये राजस्थान की अरावली हो गई। ये राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर जो औषधि चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है या विंध्यन का चट्टानें पाई जाती है, वो किस किस क्षेत्र में मिलती है। इससे क्या आपको खनिजों का पता चल जाता है। खनिज पढ़ने के लिए अगर आप मैप के माध्यम से, अगर ज्योग्राफी तो पूरी मैप के माध्यम से चलती है, अगर आप मैप के माध्यम से खनिज पढ़ते हो तो आपको कोई समस्या नहीं आती है। अब खनिजों में कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है, लोहा कहाँ उत्पादित होता है, तो आपको पहले इनका बंटवारा होना चाहिए कि धात्विक खनिज कौन से है, अधात्विक खनिज कौन से है, आपको ये पता होना चाहिए। तो औषधि जो खनिज होते हैं, औषधि मतलब जहाँ ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं, औषधि चट्टानों में ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। ऊर्जा खनिज यानी जो कोयला रहा, जो ये तापीय ऊर्जा से संबंधित रहा, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? अवसादी चट्टानों में मिलेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज मिलते हैं। धात्विक खनिज में जैसे लोहा रहा, सीसा जस्ता रहा, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। और जो विंध्यन चट्टाने हैं, उन विंध्यन चट्टाने पत्थर खनिज पाए जाते हैं, चाहे वो संगमरमर रहा, चाहे वो ग्रेनाइट रहा, बलुआ पत्थर संबंधित, ये कहाँ मिलते हैं आपको? विंध्यन क्रम की चट्टाने। तो आपको पता है ये अपना पश्चिम राजस्थान हो गया। पश्चिम राजस्थान कौन सा है? ये अपना पश्चिम राजस्थान है। ये अपना पश्चिम राजस्थान है। और इस पश्चिम राजस्थान की बात करें, इस पश्चिम राजस्थान की बात करें तो आपको ये पता है पश्चिम राजस्थान में औषधि चट्टानें पाई जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, औषधि चट्टानें पाई जाती है। पश्चिम राजस्थान में औषधि क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि औषधि क्रम की जो चट्टानें पाई जाती है, इस औषधि क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज मिलता है? तो आपको पता है, या ऊर्जा खनिज मिलता है। औषधि क्रम की चट्टानों में ऊर्जा खनिज सबसे ज्यादा मिलता है। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज में जैसे कोयला रहा, ये संबंधित ऊर्जा खनिज से संबंधित आता है। चाहे गैस की बात कर लो, आपको पता है चाहे पेट्रोलियम की जो बात करें तो आप बाड़मेर इलाका पश्चिम राजस्थान में, जैसलमेर पश्चिम राजस्थान में, बीकानेर, कोयले से संबंधित की बात करें तो वो भी बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। बात करें गैस की बात करें तो जैसलमेर, ये सब पश्चिम राजस्थान में है। तो ऊर्जा जो खनिज मिलते हैं ये औषधि चट्टानों चट्टानों में मिलते हैं, पश्चिम राजस्थान में मिलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आपको नाम से ही पता चल रहा है, धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो अपना अरावली क्षेत्र है, अपना अरावली क्षेत्र है। इस अरावली क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अरावली क्षेत्र में कौन सी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा खनिज मिलता है? आपको पता है, धात्विक खनिज। सबसे ज्यादा धात्विक खनिज कहाँ मिलता है? धारवाड़ क्रम क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज पाया जाता है। अरावली एक धारवाड़ क्रम की चट्टान है और इस अरावली में सबसे ज्यादा धात्विक खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें
अगर नेक्स्ट हम चर्चा करें तो ये अपना हाड़ौती क्षेत्र है, ये अपना हाड़ौती क्षेत्र है। और इस हाड़ौती क्षेत्र की मैं बात करूं, हाड़ौती क्षेत्र की, तो आपको पता है हाड़ौती क्षेत्र एक विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और इन विंध्यन क्रम की चट्टानों की हम बात करें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा पत्थर मिलते हैं। जो पत्थर खनिज होते हैं वो सबसे ज्यादा आपको विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, पत्थर खनिज। आपको ये मैप के माध्यम से समझना सबसे ज्यादा सरल होता है। अवसादी चट्टानें जो पश्चिम राजस्थान के, अब आपको अगर इधर वाले जिले दिए हुए हैं, अरावली के जो पूर्वी जिले दिए हुए हैं, आप उस क्वेश्चन के ऑप्शन के आधार पर ही उन जिलों को हटा देंगे कि पश्चिम राजस्थान के जिले कौन कौन से ऊर्जा खनिज में आ गए। जैसे कोयला आ गया, आपको पता है, जैसे ऊर्जा से पेट्रोलियम से संबंधित आ गया, जैसे गैस आ गया। तो आप पश्चिम राजस्थान के जिले, उनमें से दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो पूर्वी राजस्थान के होंगे, जिनको तो आप देख के ही हटा दोगे, और दो ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपने पढ़ा है, तो आप उस ऑप्शन के आधार पर उस क्वेश्चन का उत्तर अवश्य कर सकते हैं। बात करें धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे सीसा जस्ता रहा, जो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे सीसा जस्ता रहा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मतलब अरावली क्षेत्र, और अरावली क्षेत्र में जैसे उदयपुर, उदयपुर में सीसा जस्ता खनिज पाई जाती है। आपको ये नाम से ही पता चल जाएगा, तो आपको उस ऑप्शन के आधार पर हटा दोगे, पश्चिम राजस्थान के वो जिले हटा दोगे, पूर्वी राजस्थान के वो जिले हटा देंगे। जो अरावली में जो जिले आते हैं उन पर आपका फोकस होगा। और अगर दो जिले दिए हुए होंगे तो आप उनमें से एक जिला अवश्य आप उस क्वेश्चन का सही उत्तर कर सकते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें, आपको पता है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये हाड़ौती जो बेल्ट है, हाड़ौती का जो बेल्ट है, बात करें उत्तर पूर्वी जो इलाका है, इस इलाके में सबसे ज्यादा विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जहां पर पत्थर खनिज मिलता है, जहां पर पत्थर खनिज मिलता है। नेक्स्ट चले, अपनी चर्चा आगे बढ़ाए, तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत आगे करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो 2023-24 की रिपोर्ट है, 2023-24 की रिपोर्ट, नई रिपोर्ट आई नहीं है। और जो 2023-24 की जो रिपोर्ट है, इस 2023-24 की जो रिपोर्ट है, उसमें एकाधिकार वाले खनिज हमें बताना है। एकाधिकार वाले खनिज, राजस्थान किन खनिजों पर एकाधिकार रखता है? एकाधिकार वाले खनिज, हमें एकाधिकार वाले खनिज बताना है कि राजस्थान के कौन से वो एकाधिकार वाले खनिज है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है कि 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के कौन से एकाधिकार वाले खनिज है, उसमें से हाँ नहीं छांटना है। तीन ऑप्शन दे देगा सही, एक दे देगा गलत, या तीन गलत दे देगा, एक सही दे देगा। तो आपको ये बताना है कि एकाधिकार वाले खनिज 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए, सीसा जस्ता रहा, वेलेस्टोनाइट रहा, या सेलेनाइट जिन्हें हम जिप्सम कहते हैं, उन पर राजस्थान का एकाधिकार है 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर। ये आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो जैसे रहा सीसा जस्ता, या मैं लिख देता हूं सीसा जस्ता, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता के बाद में हम बात करें जैसे जिप्सम, जिप्सम भी राजस्थान का एकाधिकार है। और बात करें जिप्सम के बारे में, और बात करें अगला, तो वह है वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। जिप्सम को अगर मैं सेलेनाइट भी कह दूं तो कोई आपत्ति नहीं है, आपको पता होना चाहिए, मैं ब्रैकेट में लिख ही देता हूं, सेलेटोनाइट। तो सीसा जस्ता, जिप्सम, वोलेस्टोन पर, इस पर राजस्थान क्या रखता है? एकाधिकार रखता है 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर। अब इतनी बात चल रही है तो हम चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि सीसा जस्ता राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर भंडार पाए जाते हैं? सीसा जस्ता के, सीसा जस्ता का एक अयस्क भी है, आपको पता है ना, गेलेनो। सीसा जस्ता का एक अयस्क है, अयस्क, अयस्क का क्या क्या नाम है? गेलेनो। चांदी का भी है कौन सा? गेलेनो। सीसा जस्ता का भी गेलेनो। हम बात करें जब चांदी मिलती है वहां सीसा जस्ता पाया जाता है। बात करें हम, जैसे सीसा जस्ता में हम बात कर रहे हैं, तो सीसा जस्ता में आपको पता है भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा जिला आपको पता है। भीलवाड़ा जिला में चाहे रामपुरा आगूचा रहा, चाहे वो गुलाबपुरा रहा, मैं लिख देता हूं पहला भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा।
और भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा। नाम सुना है रामपुरा आगुचा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है खनिजों से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? स्थान दे दिया जाता है कि सीसा जस्ता सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, जैसे रामपुरा आगुचा देतिया, इस प्रकार से स्थान दे दिया जाता है। और फिर आपको जिला भी पूछ लिया, स्थान देकर जिला पूछ लिया जाता है, खनिज देकर स्थान पूछ लिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा खनिज से क्वेश्चन पूछने की संभावना इसी प्रकार होती है, खनिज देकर स्थान पूछ लिया जाता है, स्थान देकर खनिज पूछ लिया जाता है। तो आपको यह उससे पता होना चाहिए। भीलवाड़ा में चाहे वो रामपुरा आगुचा रहा, चाहे वो गुलाबपुरा रहा, यहाँ पर सबसे ज्यादा सीसा जस्ता मिलता है, गुलाबपुरा। नेक्स्ट में जिले की बात करूं, सीसा जस्ता से संबंधित अपना अगला जिले की मैं बात करूं तो आपको पता है राजसमंद। राजसमंद जिले में भी सीसा जस्ता पाया जाता है। और राजसमंद जिले की जो राजपुरा दरीबा है, राजपुरा दरीबा, इन नामों में आप कंफ्यूज हो जाते हो, रामपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। अब राज से राज, देखो राज से राजसमंद और राज से राजपुरा दरीबा। अब आप ऐसे लगा सकते हो कि राज से राजपुरा और राज से राजसमंद, तो इससे आपको पता चल जाएगा राजसमंद में राजपुरा दरीबा सीसा जस्ता का खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें राजसमंद में ही तो आपको सिंधेसर स्थान पड़ता ना राजसमंद में, कौन सा? सिंधेसर। इस सिंधेसर कला में भी एक पड़ता है सिंधेसर खुर्द और एक पड़ता है सिंधेसर कला। तो इस सिंधेसर कला और सिंधेसर खुर्द पड़ता है, इन दोनों में ही सिंधेसर कला और सिंधेसर खुर्द अलग अलग गांव है। एक राजपुरा दरीबा, ये राजसमंद में पड़ता है, यहाँ भी सीसा जस्ता मिलता है। बात करें हम उदयपुर जिले की, बात करें उदयपुर जिले की तो उदयपुर जिले में कहाँ कहाँ सीसा जस्ता मिलता है? उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले में बात करें तो जावर, आपने नाम सुना ही है, जावर नाम से आपको पता चल जाएगा, जावर नाम से आपको ये पता चल जाएगा कि जावर एक सीसा जस्ता की खान है। आपको ये पता चल जाएगा कि जावर के बाद में देबर स्थान से ही उदयपुर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है महाराणा प्रताप की गाथा ही आपने अच्छी तरह से सुना हुआ है, आपको देबरी आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, राणा लाखा अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपको सब पता है कि जावर उदयपुर में है, देबरी उदयपुर में है। नेक्स्ट हम चले जिप्सम की बात करें, नेक्स्ट हम चले जिप्सम की बात करें और जिप्सम की हम बात करें तो जिप्सम के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ मिलते हैं? आपको ये पता होना चाहिए, जिप्सम के सबसे ज्यादा भंडार, ये रीट का जो अभी प्री का एग्जाम लगा था, इस रीट प्री के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था इस जिप्सम को लेकर, इस जिप्सम भंडार से लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता है सबसे ज्यादा जिप्सम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो जिप्सम के बीकानेर में, और बीकानेर में भी अगर मैं आपको स्थान बताऊं तो जामसर, हरकासर, लूणकरणसर जो स्थान है बीकानेर में, वहां पर सबसे ज्यादा खनिज जिप्सम मिलती है। मैं लिख देता हूं जामसर, हरकासर, लूणकरणसर, लूणकरणसर, यहाँ पर सबसे ज्यादा जिप्सम पाया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप घाट जो नागौर है, नागौर में जो गोट मांगलोद का नाम सुना होगा, भदवारी गोट मांगलोद, कहां पर? नागौर में, नागौर में भदवारी गोट मांगलोद, इस गोट मांगलोद भदवारी में भी आपको सबसे ज्यादा जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। बीकानेर जिले में जिप्सम के सबसे ज्यादा, उसके बाद में नागौर में, नागौर में कौन कौन से स्थान? गोट मांगलोद और भदवारी। बात करें बाड़मेर जिले की, बाड़मेर में आपने नाम सुना होगा उत्तर तलाई, कवास सेत्तर, यहाँ पर भी किस क्या मिलते हैं? जिप्सम के भंडार। इस जिले में बाड़मेर की, बाड़मेर में मुख्य स्थानों की मैं बात करूं तो उत्तर तलाई का आपने नाम सुना होगा, उत्तर तलाई, चाहे उत्तर तलाई की बात कर ले, चाहे कवास के स्थान की बात कर ले, ये सब कवास स्थान, उत्तर तलाई, ये कहाँ मिलते हैं? आपको बाड़मेर जिले में। बात करें वोलेस्टोन, वोलेस्टोन की बात करें तो वोलेस्टोन के लिए एक ही क्षेत्र मुख्यतः है, और आपने सुना है बेल का मगरा, बेल का मगरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेल का मगरा किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो आपको पता है जो ये वोलेस्टोन खनिज है, कौन सा खनिज है मित्रों? वोलेस्टोन खनिज है। इस वोलेस्टोन खनिज सबसे ज्यादा जो आपको पता है बेल का मगरा, बेल का मगरा, इस बेल के मगरे में सबसे ज्यादा पाया जाता है, बेल का मगरा। और ये बेल का मगरा कहाँ कहाँ पर पड़ता है? तो आपने नाम सुना है सिरोही स्थान। इस सिरोही की बात करें तो इस सिरोही में
बेल का मगरा स्थान पड़ता है जहाँ पर वोलेस्टोन के खनिज पाए जाते हैं। जिप्सम की बात करें तो बीकानेर, नागौर और बाड़मेर। बीकानेर का जामसर, हरकासर और लूणकरणसर। नागौर की बात करें तो घोटमांगलोद और घोटमांगलोद के अलावा भदवारी। बात करें बाड़मेर जिले की तो बाड़मेर में जो उत्तर तलाई और कवास स्थान है, या उत्तर तलाई और कवास स्थान पर भी बाड़मेर में सबसे ज्यादा खनिज, जिप्सम खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास को जिसने शेयर नहीं किया वो आगे से आगे क्लास को शेयर करे। क्लास को आगे से आगे शेयर करें। जो आगामी भर्तियां, चाहे वो रीट मेंस रही, जमादार रही, बात करें वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, जो सीईटी के एग्जाम होने वाले हैं 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के, तो वो नेक्स्ट एग्जामों में एक वर्ष का राजस्थान का करंट तो पूछा ही जाता है। और जो नेक्स्ट एक वर्ष के अंदर जो एग्जाम है तो वो बच्चे इस करंट की क्लास में अवश्य जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम केवल करंट ही नहीं, करंट के साथ में जो फैक्ट तथ्य है उनको भी आपको साथ में समझाते जाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट में टिक लगाऊं तो आपको पता उसमें क्या, आप 7 8 10 क्वेश्चन डेली के आप कर लोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर उस फैक्ट के साथ अन्य चीजों भी आपके दिमाग में, आपने पढ़ा हुआ है खनिज, अगर मैं अब खनिज की चर्चा चल रही है तो खनिज में अगर मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको दिमाग में आ रही है, हाँ मैंने उत्तर तलाई नाम सुना है, बाड़मेर में है, अच्छा गोट मांग लो नागौर में, गोट मांग लो जिप्सम के लिए, तो थोड़ा दिमाग में वो चीजें वापिस रिपीट हो जाती है। नेक्स्ट हम चले, नेक्स्ट अपनी चर्चा करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया वो जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, है ना। नेक्स्ट अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे अपना क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। हाल ही में जो जारी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। आपको यह बताना है कि राजस्थान में इसमें शहद उत्पादन में कौन सा स्थान है। राजस्थान का शहद उत्पादन में, शहद उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का स्थान 5वां स्थान है। शहद उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान किसका है। तो प्रथम स्थान आपको पता है यूपी का इसमें प्रथम स्थान है। अब यहाँ मैं बात करूं इस दूसरे स्थान की, दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान किसका है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट भी करें। और चतुर्थ स्थान किसका है, चौथा स्थान किसका है, पांचवा अपने राजस्थान का है। पहला स्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ये शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान की अगर मैं बात करूं, दूसरे स्थान की मैं बात करूं तो आपको पता है पंजाब सबसे दूसरे स्थान पर है, पंजाब दूसरे स्थान पर है, पंजाब का स्थान दूसरा है। तीसरा स्थान है हरियाणा का, तीसरा स्थान किसका है, हरियाणा का। और चौथे स्थान की बात करूं तो आपने नाम सुना है बिहार, अभी हाल ही में चर्चाओं में था। और इस बिहार चौथे स्थान पर है, किसमें, शहद उत्पादक में। शहद उत्पादक में हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि राजस्थान कौन सा स्थान है। राजस्थान का मित्रों 5वां स्थान है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर राजस्थान 5वां स्थान पर है तो प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, प्रथम स्थान, सॉरी प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान की बात करें वह अपने पंजाब, तीसरे स्थान की बात करें वह अपने हरियाणा, और चौथे स्थान की बात करें तो वह अपना बिहार। क्यों भाई, यहाँ ही सबसे ज्यादा शहद उत्पादन क्यों होता है, उसके पीछे की क्या कहानी है हम बात करें तो आपको पता है शहद उत्पादन के लिए, इसके लिए शहद उत्पादन के लिए एपीकल्चर कृषि की जाती है, मधुमक्खियों से संबंधित। मधुमक्खियों का क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, एपीकल्चर। और इस शहद उत्पादन में एपीकल्चर जो कृषि की जाती है, एपीकल्चर के बारे में बात करें तो आपको पता है ये सबसे ज्यादा सरसों के फूलों पर बैठती है, मधुमक्खी होती है। सबसे ज्यादा जहाँ सरसों का उत्पादन होता है, सरसों के उत्पादन जिलों में सबसे ज्यादा शहद मिलता है। मधुमक्खियों के द्वारा उन पुष्प पर बैठ के, सरसों के जो फूल आता है उस पर बैठ के उसके रस से जो तैयार किया जाता है शहद, तो वो सबसे ज्यादा, सरसों उत्पादन की बात करें तो वो यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, इन जिलों में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। और इन जिलों में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होने के कारण ही यहाँ पर मधुमक्खी वैसे सरसों पूरे भारत में बात करें तो आपको पता होना चाहिए सरसों राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है, राजस्थान में सरसों का प्रथम स्थान है। लेकिन यहाँ पर एपीकल्चर का इतना बढ़ावा नहीं है, इसलिए राजस्थान का शहद उत्पादक में 5वां स्थान है। यूपी जैसे
राज्य में इस एपीकल्चर का सबसे ज्यादा महत्व है, इसलिए वहां पर शहद उत्पादन होता है। शहद की बात करिए क्या काम आता है, तो आपको पता है कि जो देसी दवाइयाँ होती है, देसी दवाइयाँ होती है, उन दवाइयों में, उन जड़ी बूटियों में, उन दवाइयों में ये शहद का उपयोग में लाया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा होता है अपने यूपी जिले में। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में भी किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए। अगर राजस्थान का 5वां स्थान है तो राजस्थान में फिर कौन सा जिला होगा? राजस्थान का 5वां स्थान है तो सर डेली पूछते हैं राजस्थान का नाम आते ही कि उसमें राजस्थान के भी हम टुकड़े करेंगे, और राजस्थान के टुकड़े करने में बात करें तो राजस्थान का प्रथम स्थान हमें बताना है। राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आएगा? दूसरे स्थान पर कौन सा जिला आएगा? तीसरे स्थान पर कौन सा जिला आएगा? कम से कम क्रम तो 3 तो चलना ही चाहिए, प्रथम, द्वितीय, तीसरा स्थान, ये तो राजस्थान के जिलों में चलना चाहिए। चल बात करें देश का, आपको पता नहीं हो कि इसमें जैसे यूपी कर लिया, प्रथम स्थान यूपी है, अब नेक्स्ट आपको पता नहीं है पंजाब, हरियाणा, बिहार, इतना कौन पढ़े, तो आप सीधा प्रथम तो पता होना चाहिए। प्रथम कौन सा है? यूपी। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। लेकिन राजस्थान में 2-3 क्रम को आपका पता होना चाहिए कि राजस्थान में प्रथम कौन है, दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है, तीसरे स्थान पर कौन सा जिला है। तो आपको मैं बता दूं, प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर भरतपुर जिला, प्रथम स्थान पर भरतपुर जिला। दूसरे स्थान की हम बात करें तो दूसरे स्थान पर आएगा अपना टोंक जिला। तीसरे स्थान की बात करें तो वो आएगा अपना अलवर जिला। तीसरे स्थान की बात करें तो अलवर जिला। अब आपको ये पता है सरसों का नाम लेते ही कि सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरसों की सबसे ज्यादा बुआई कौन से जिले में होती है। मैं बताऊं, राजस्थान में सरसों की सबसे ज्यादा बुआई किस जिले में होती है? तो बुआई होती है अपने टोंक जिले में। यहाँ लिख देता हूँ, टोंक जिले में सबसे ज्यादा बुआई होती है। सबसे ज्यादा कहाँ बोया जाता है? सरसों टोंक जिले में बोया जाता है। लेकिन मित्रों सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है? दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में सबसे ज्यादा अपना भरतपुर जिला, भरतपुर जिला सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। लेकिन बोया सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? टोंक जिले में बुआई की जाती है। इस शहद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में शहद में कौन सा जिला प्रथम स्थान है? भरतपुर जिला प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान टोंक जिले का है और तीसरा स्थान अपने अलवर जिले का है। नेक्स्ट बात करें, आपको पता है शहद उत्पादन में एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, जो मधुमक्खी उत्पादन होता है उसे एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हमें इसमें योगदान, राजस्थान का योगदान बताना है। राजस्थान का योगदान तो हम बताए नहीं कि राजस्थान का कितना % योगदान है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का इसमें 9% योगदान है। राजस्थान के पूरे देश में जो जारी रिपोर्ट हुई है, उस जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का योगदान 9% है। राजस्थान का कितना योगदान है? राजस्थान का 9% एग्जाम, 9% योगदान है। नेक्स्ट आगे चले, अगला अपना क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन अपना वनस्थली विद्यापीठ द्वारा आयोजित इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के 70वें संस्करण का आयोजन कब और कहाँ किया गया है? जो वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ नाम से आपको पता, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है? और इस वनस्थली विद्यापीठ की बात करें तो इस वनस्थली विद्यापीठ में जो इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जो IHCI 2025 है, उसका 17वां संस्करण का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 17वां संस्करण का आयोजन कब और कहाँ किया गया, आपको यह पता होना चाहिए। अगर वनस्थली विद्यापीठ के बारे में हम बात करें तो वनस्थली विद्यापीठ को हम इधर ले आते हैं, यहाँ पर, यहाँ से हम बात करते हैं वनस्थली विद्यापीठ की। सबसे पहले बात करें तो स्थापना की, कमेंट करके बताओ वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? कमेंट करके जल्दी से बताओ, इतना समय नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई? आपको पता होना चाहिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 6 अक्टूबर को, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 6 अक्टूबर 1935 को हुई है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 6 अक्टूबर 1935 को हुई है। और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करने वाला कौन है? आपको पता है राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री है, उस स्वतंत्रता सेनानी है, उस हीरालाल शास्त्री जी,
जो स्वतंत्रता सेनानी है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री का रहने का भी उनके पास पद है। जो राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री है, इनकी पत्नी कौन है? हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी का नाम क्या है? आपको पता है हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी का नाम क्या है? जो रत्ना शास्त्री जी है, कौन? एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी रत्ना शास्त्री जी। और इस रत्ना शास्त्री की जी के द्वारा ये वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की में बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की हम बात करें, मुगल क्रांतिकारी आए, मुगलों के बाद में ब्रिटिश क्रांतिकारी आए, ब्रिटिश ने हमें देश को 200 साल तक राज किया। उसके बाद में हमारी शिक्षा में जो महिलाओं की शिक्षा में कोई बड़ा योगदान नहीं रहा। उस योगदान में उस बालिकाओं की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए, उस महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जी हीरालाल शास्त्री की जी की जो पत्नी है रत्ना शास्त्री जी, इस रत्ना शास्त्री के द्वारा जो अपने निवाई पड़ता है, निवाई पड़ता है टोंक में, निवाई स्थान पड़ता है टोंक में, और इस निवाई टोंक में इस वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसमें राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के सबसे बड़े, जो बात करें हम, चाहे वो बॉलीवुड क्षेत्र की बात करें, चाहे वो राजनीति क्षेत्र की बात करें, सब में सबसे बड़े बड़े लोग इस वनस्थली विद्यापीठ से पढ़कर गए हैं। बात करें जो अभी पूर्व राष्ट्रपति थे अपने भारत के, पूर्व राष्ट्रपति आपको पता है जगदीश जी धनखड़ साहब थे, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी इस वनस्थली विद्यापीठ से पढ़कर गई हुई है। वनस्थली विद्यापीठ से कौन पढ़ कर गई है? जो राजस्थान से निवास करते हैं जगदीप धनखड़, झुंझुनू जिले से, उनकी जो धर्म पत्नी है वो भी इस वनस्थली विद्यापीठ से ही पढ़कर गई है। बात करें जो गुजरात की, जो पहले गुजरात का जो राज्यपाल थी कमला बेनीवाल जी, वो कमला बेनीवाल जी भी कहाँ से पढ़कर गई है? इस वनस्थली विद्यापीठ की शिक्षक विद्यार्थी रही हुई है। तो हम बात करें राजस्थान ही नहीं पूरे भारत की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इस वनस्थली विद्यापीठ से पढ़कर गई है। ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी रत्ना शास्त्री के द्वारा। 6 अक्टूबर 1935 को इसकी स्थापना हुई। बात करें इसमें जो ये इसकी बात करें, जो इसमें जो मानद विश्वविद्यालय है, पहले ये 1935 से एक विद्यापीठ के तौर पर चलता था, लेकिन इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया 1983 में। 1983 में इसको एक विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। 1983 में विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1983 में दिया गया। ये एक बात करें मानद विश्वविद्यालय 1983 में से एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। पहले विद्यापीठ के तौर पर यह वनस्थली विद्यापीठ के रूप से चलता था। 6 अक्टूबर 1935 में इसकी स्थापना होती है। हीरालाल शास्त्री जी की धर्मपत्नी रत्ना शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना होती है। बात करें इसमें जो इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर इंडक्शन के 17वें संस्करण का आयोजन कब और कहां किया गया? तो 14 से 16 नवंबर 2025 तक होटल मेरियन जयपुर में पड़ती है। होटल मेरियन जयपुर में पड़ती है, जहां पर 14 से 16 नवंबर 2025 को होटल मेरियन जयपुर में इसका आयोजन किया गया। जो अपने IHCI 2025 है, इस IHCI 2025 में जो 17वां संस्करण है, इसका आयोजन 14 से 16 नवंबर 2025 को होटल मेरियन जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट आगे चले मित्रों, अगला अपना क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन AIT का द्वितीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? AIT का द्वितीय पुरस्कार किसे प्रदान किया? यह आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है श्री विकास कुमार हनुमानगढ़ राजस्थान से। ऑप्शन बी दिख रहा है आपको श्री रवि मीणा कोटा से। ऑप्शन सी दिख रहा है आपको श्री महेंद्र कुमार बीकानेर से। और ऑप्शन डी है श्री देवेंद्र गुजर झुंझुनू से। अब आपको बताना है श्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन जो AIT का द्वितीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। अगर आपको आता है तो इसका कमेंट करके जवाब देना आपको कि ये पुरस्कार किसे वितरित किया गया है, पुरस्कार किसे दिया गया है। अगर आपको आता है तो इसका जवाब अवश्य दीजिए। आपको पता होना चाहिए जो गर्भाधान तकनीकी जो पुरस्कार है ये अपने इसको दिया गया है, विकास कुमार जी को दिया गया है, जो हनुमानगढ़ जिले से है। इसे दिया गया है विकास कुमार जी की इमेज आपको दिख रही है। विकास कुमार जी आपको दिख रहे हैं ना, ये हनुमानगढ़ जिले के निवासी है विकास कुमार जी, जिन्हें कौन सा कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन में द्वितीय पुरस्कार मिला है। किसको? विकास कुमार जी को। बात करें 2024 के अनुसार मिला है। 2024 के अनुसार ये पुरस्कार 2024 के अनुसार मिला है। बात करें 2024 के अनुसार ही प्रथम पुरस्कार ये किसे मिला था? प्रथम पुरस्कार 2024 की रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो प्रथम पुरस्कार आपको बताना है कि प्रथम पुरस्कार किसे मिला। आपने नाम सुना होगा हरि सिंह जी।
प्रथम पुरस्कार के लिए नाम सुना है हरि सिंह जी। इस हरि सिंह जी कहाँ से निवास करते हैं? श्री गंगानगर से। इस श्री गंगानगर से निवास करने वाले हरि सिंह जी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो द्वितीय पुरस्कार है कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियम का, ये श्री विकास कुमार जी है अपने हनुमानगढ़ राजस्थान को, इन्हें प्रदान किया गया है। पता रख लोगे, या आपको इमेज दिख ही रही होगी। चले आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगानेरी प्रिंटेड कंबल कवर पायलट परियोजना। और ये सांगानेरी प्रिंटेड कंबल कवर पायलट परियोजना का शुभारंभ किस रेलवे स्टेशन से किया गया है? सांगानेरी प्रिंटेड कंबल कवर पायलट परियोजना का शुभारंभ किस रेलवे स्टेशन से किया गया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन में दिख रहा है जयपुर जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, खातीपुरा रेलवे स्टेशन और अजमेर जंक्शन। आपको इमेज में भी दिख रहे हैं। इमेज में ये जो कंबल लिया हुआ जो व्यक्ति है ये कौन है? कमेंट करके बता सकते हो। ये जो इमेज में आपको व्यक्ति दिख रहा है ये कौन है? ये अपने रेल मंत्री जी है। कौन है? अपने रेल मंत्री जी है। रेल मंत्री जी। और आपको पता होना चाहिए रेल मंत्री जी का क्या नाम है? रेल मंत्री जी का क्या नाम है? राजस्थान, भारत की बात करें रेल मंत्री जी का जो राजस्थान से निवास है, ये राजस्थान के जोधपुर जिले से निवास है। इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए ये राजस्थान के जो जोधपुर जिले में का जन्म हुआ है वो रेल मंत्री है भारत के, और इसका क्या नाम है आपको पता होना चाहिए। जो अश्वनी वैष्णव जी है। कौन? अश्वनी वैष्णव। और अश्वनी वैष्णव की बात करें राजस्थान के जोधपुर जिले से है। भारत के रेल मंत्री है जिन्होंने सांगानेरी प्रिंटेड के कंबल कवर पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया। सांगानेरी प्रिंटेड कंबल कवर पायलट परियोजना होता क्या है आपको यह भी पता होना चाहिए। तो आपको मैं इसके बारे में बताऊं। सांगानेरी प्रिंटेड कंबल कंबल इस पायलट परियोजना की बात करूं, जो आपको पता होना चाहिए जो रेल के अंदर जो यात्री होते हैं उन यात्रियों को जो एसी कोचों में बात करें तो अब ये कंबल वितरित किया जाएगा। जो सांगानेरी प्रिंट से जो सांगानेरी प्रिंट आपको दिख रही है इसमें एक सफेद कलर का कपड़ा होता है, उस पर प्रिंट की जाती है। प्राकृतिक रंगों से प्रिंट की जाती है जिसमें नील रही, हल्दी रही, मजीठ रही, उनको मिलाकर प्रिंट की जाती है। सांगानेरी प्रिंट एक सफेद सफेद पे की जाती है। अब आपको पता होना चाहिए सफेद, और एक बात करें हम बगरू प्रिंट की। जयपुर में दो मुख्य प्रिंटों का नाम सुना है आपने, सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट, लेकिन इसके बारे में आपने दोनों का अलग अलग नहीं करके देखा कि सांगानेरी प्रिंट में क्या अंतर है और बगरू प्रिंट में क्या अंतर है। सांगानेरी प्रिंट की बात करें तो एक सफेद कंबल होती है, उस सफेद कंबल पर जो प्राकृतिक रंग होते हैं जैसे नील रहा, हल्दी रहा, जो बात करें इसके अलावा जो मजिट है उनका मिलाकर जो सांगानेरी जो सफेद कलर की जो कपड़ा होता है उसको प्रिंट किया जाता है। और बात करें बगरू प्रिंट की, तो बगरू प्रिंट की हम बात करें तो वहां पर रंगीन कपड़ा लिया जाता है। यहाँ लिया जाता है सांगानेर में सफेद कपड़ा और वह रंगीन कपड़ा लिया जाता है, और उस रंगीन कपड़े पर जो प्रिंट की जाती है उसे बगरू प्रिंट के नाम से जाना जाता है, और सफेद कपड़े पर जो प्रिंट की जाती है उसे सांगानेरी प्रिंट के नाम से जाना जाता है। जो अपने रेल मंत्री जी है अश्वनी वैष्णव जी, इन्होंने ये पहल की जो सांगानेरी प्रिंटेड की जो कंबल है, जो आप जैसे एसी कोच में बैठते हो, जो फर्स्ट क्लास में आप बैठते हो, एसी कोच में बैठते हो, तो वहां पर आपको सर्दी के समय या गर्मी भी हो तो वहां पर कंबल जो तकिए दिए जाते हैं वो अब आपको कैसे मिलेंगे? सांगानेरी कपड़े, सांगानेरी प्रिंट के मिलेंगे। सांगानेरी प्रिंट के पूरे भारत में अभी केवल एक ट्रेन में शुरुआत हुई है, और अब पूरे भारत में इसका पहल शुरुआत होगी। पूरे भारत में अब सांगानेरी प्रिंट का, इससे क्या महत्व निकलेगा? जो सांगानेरी प्रिंटेड के जो कपड़े हैं वो उसकी सबसे ज्यादा बिक्री होगी। बिक्री होने से सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों को मुनाफा होगा, और मुनाफा होने से इस सांगानेरी प्रिंटेड का महत्व भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें इसी सांगानेरी प्रिंट को लेकर ही, तो सांगानेरी प्रिंट को आपको पता है कि अश्वनी वैष्णव यहाँ पर मंत्री जी है। अब अभी आपने हाल ही में सुना होगा, अभी जो अक्टूबर महीना है, इस अक्टूबर महीने में जो रेल मंत्री जी अपने अश्वनी वैष्णव जी, इन्होंने जयपुर के 2 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की घोषणा की है। जयपुर के 2 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की घोषणा किसने की है? रेल मंत्री जी ने की है। क्यों की है? अपने जो एक स्थान पड़ता है खातीपुरा रेलवे स्टेशन, इस सांगानेरी प्रिंटेड का ऑप्शन होगा खातीपुरा रेलवे स्टेशन। बात करें जयपुर में 2 रेलवे स्टेशन है, एक खातीपुरा रेलवे स्टेशन और एक गांधीनगर रेलवे स्टेशन। इनमें क्या यात्रियों को कन्फ्यूज की स्थिति रहती है। अपने गांधीनगर गुजरात में भी है, खातीपुरा गुजरात में भी है, और खातीपुरा
और गांधीनगर गुजरात में भी है और जयपुर में भी है, इसलिए तीर्थ यात्रियों को टिकट कटाने में भी समस्या होती थी और काउंटर पर जो लोग बैठते थे उन्हें टिकट काटने में भी समस्या होती थी। कई बार गांधीनगर की जगह, जयपुर गांधीनगर की जगह गुजरात गांधीनगर का काट देते थे और कभी गुजरात का खातीपुरा की जगह जयपुर खातीपुरा रेलवे स्टेशन का टिकट काट देते थे। यात्रियों को भी परेशानी, वहां पर बैठने वाले लोगों को भी परेशानी। तो इसको देखते हुए अपने जो रेल मंत्री जी है, इस रेल मंत्री जी ने दोनों ही नामों को परिवर्तन चेंज करने के लिए कहा और अब इनका नया नाम क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करें, यह भी आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जयपुर के कौन से दो रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की घोषणा अश्वनी वैष्णव साहब ने की थी। और अश्वनी वैष्णव जो अपने रेल मंत्री जी है, इस रेल मंत्री जी ने एक तो खातीपुरा, खातीपुरा रेलवे स्टेशन और दूसरा कौन सा है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। इन दोनों का नाम बदलने के लिए अश्वनी वैष्णव ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और खातीपुरा रेलवे स्टेशन का अब नया नाम होगा, वो होगा जयपुर खातीपुरा, क्योंकि दोनों के आगे नाम के आगे जयपुर लगा दिया जाएगा, जयपुर खातीपुरा। अब आपको अगर खातीपुरा का टिकट कटाना है तो अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन ना बोलकर जयपुर खातीपुरा बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम परिवर्तन करके नया नाम क्या रख दिया गया है, नया नाम रख दिया गया है जयपुर खातीपुरा। और गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, पहले क्या केवल कितना गांधीनगर रेलवे स्टेशन था और अब इस गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भी जयपुर गांधीनगर कर दिया गया है, जयपुर गांधीनगर। क्यों कर दिया गया है आपको मैं बता दिया, क्योंकि गांधीनगर और खातीपुरा अपने गुजरात में भी रेलवे स्टेशन है। गांधीनगर के नाम से यात्रियों को समस्या आ रही थी, वहां पर काउंटर पर जो टिकट काटने वाले हैं उन रेल कर्मियों को भी समस्या आ रही थी। इस समस्या को देखते हुए रेल मंत्री जी ने इन दोनों ही नामों को परिवर्तन करने के लिए कहा। और कहाँ के नाम परिवर्तन करने के लिए कहा, जो अपने जयपुर में दोनों ही रेलवे स्टेशन है, खातीपुरा का जयपुर खातीपुरा के नाम से कर दो और जो अपने गांधीनगर है उसे जयपुर गांधीनगर कर दो। इस प्रकार से दोनों का नाम चेंज कर दिया गया है। पूछा जा सकता है कि कौन सा नया नाम किया गया है, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे चले, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए, जो अपने जयपुर में ही एक तहसील पड़ती है, जयपुर में ही एक तहसील भी है। इस गांव के बारे में बात करें तो ऑप्शन एक दिख रहा है आपको विजयपुर, ऑप्शन बी में है मंडावा, ऑप्शन सी में है आंधी और ऑप्शन डी में है रणकपुर। ये अपनी बूस्टर सीरीज शुरू हो गई है। आपको नीचे क्वेश्चन भी दिख रहा है कि ये कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अपनी बूस्टर सीरीज, जो डेली बूस्टर सीरीज चलती है, जो पिछले कहीं ना कहीं एग्जामों में करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी अपनी डेली क्लास की बूस्टर सीरीज में हम यहाँ पर डालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। इमेज भी आपको दिख रही है कि जीरो वेस्ट मॉडल पर किसे बदल, कौन से गांव को बदला जा रहा है राजस्थान में। तो वह गांव है अपनी आंधी, आंधी तहसील आपके जयपुर में है, आंधी तहसील अपने जयपुर में है। इसका जो आंधी तहसील है ये एक गांव है, इसको जीरो वेस्ट मॉडल पर बदला जा रहा है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले मित्रों, निम्नलिखित में से राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है। आपको मैं डेली मंत्री जरूर बताता हूँ, डेली क्लास में आपको कहीं ना कहीं मंत्री जरूर बताता हूँ, चाहे वो ऊर्जा मंत्री रहे, जल मंत्री रहे, या आपको बात करें अभी अश्विनी वैष्णव के बारे में, रेल मंत्री के बारे में, तो राजस्थान से संबंधित मंत्री भी और केंद्र से भी अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहां के भी मंत्रियों की हम बात कर लेते हैं। लेकिन राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के सभी मंत्रियों का आपको पता होना चाहिए। वैसे तो जिस दिन चुनाव हुए हैं और जिस दिन इनको मंत्री का जो प्रभार दिया गया है, किस मंत्री को कौन सा प्रभार बांटा गया है, तो आपको उसी दिन याद रख लेना चाहिए, लेकिन दिमाग से निकल जाता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, डेली हम ये ऐसे क्वेश्चन अवश्य डालते हैं और नहीं भी डालते हैं तो हम उससे रिलेटेड हम वहां पर मंत्री जरूर बता ही देते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार। क्वेश्चन केवल घुमाने के लिए इतना करता है, अप्रैल 2025 के अनुसार। स्टूडेंट समझता है अप्रैल 2025 के बाद में नया आ गया इसलिए अप्रैल 2025 से पहले पहले का पूछ रहा है, नहीं, केवल इतना लिखने से उसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर बदला है तो करंट के माध्यम से हम बता ही रहे हैं, और नहीं बदला है तो आपको पता है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री ऊर्जा मंत्री कौन है। आपको पता है अपने हीरालाल जी नागर, हीरालाल जी जो नागर है, ये हीरालाल जी नागर की हम बात करें तो ये अपने ऊर्जा मंत्री जी हैं। हीरालाल जी जो नागर है वो अपने ऊर्जा मंत्री जी है, ऑप्शन इसमें ए होगा। लेकिन आपको इतना ही पता नहीं,
आपको ये भी पता होना चाहिए कि हीरालाल जी नागर का जो संसदीय क्षेत्र है कहाँ से जीत कर आए, वो भी आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल बताइए, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। अगर आपको पता है कि जो ऊर्जा मंत्री जी है वो कौन से संसदीय क्षेत्र से है, कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ कि कौन से संसदीय क्षेत्र से जो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है शिवतंत्र प्रभार के, वो कौन है और कहाँ से जीत कर आए हैं। कौन है ये मैं बता दिया, हीरालाल जी नागर है, लेकिन कहाँ से जीत कर आए हैं आपको पता होना चाहिए। कोटा का जिला कोटा है, और कोटा में भी बात करें, जो सांगोद स्थान आपने नाम सुना है, सांगोद, इनका निर्वाचन क्षेत्र है सांगोद, और सांगोद पड़ता है कोटा में। इनका जन्म यहीं से हुआ कोटा में, और सांगोद स्थान से इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और राजस्थान के वर्तमान में बीजेपी सरकार में ये अपने ऊर्जा मंत्री जी है। अगर ऊर्जा की मैं बात करूं तो थोड़ा सा ऊर्जा के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। जो तापीय ऊर्जा में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, कभी पूछ लिया जाता है आर्थिक समीक्षा के आधार पर कि तापीय ऊर्जा में राजस्थान का हिस्सा, तापीय ऊर्जा में किस ऊर्जा में राजस्थान का सबसे ज्यादा प्रतिशत में हिस्सा है। तो मैं पहले बताऊं, चाहे तापीय ऊर्जा की बात कर लो, चाहे जल की बात कर लो, गैस की बात कर लो, पवन ऊर्जा की बात कर लो, चाहे आणविक की बात कर लो, चाहे आप जल की बात कर लो, चाहे आप गैस की बात कर लो। गैस के बाद में अगर हम बात करें, गैस के बाद में अगर हम बात करें, चाहे वो पवन ऊर्जा ले लो या आणविक ऊर्जा ले लो, पवन ले लो या आणविक ऊर्जा ले लो, पवन ऊर्जा ले लो या आणविक ऊर्जा ले लो, इनमें राजस्थान का सबसे ज्यादा किस में हिस्सा है। तो जो तापीय ऊर्जा है, इस तापीय ऊर्जा में राजस्थान का 60%, अकेला 60% राजस्थान किससे ऊर्जा उत्पादन करता है, तापीय ऊर्जा से। 60% हिस्सा अकेला तापीय ऊर्जा में है। और बात करें इसके बारे में, आगे बात करें जो जल है, इस जल में 23% हिस्सा है, जल से 23%। और बात करें गैस से, तो गैस की हम बात करें तो 9.46 गैस से, 9.46 गैस से, 9.46 गैस से। और बात करें आणविक से, तो आणविक से 7.53, आणविक से 7.53% योगदान आणविक का है। और हम पवन की बात करें तो 7.87% पवन का है, 7.87% पवन का है। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। सांगोद कोटासी ऊर्जा मंत्री जी का आपको पता है सबसे ज्यादा स्थान अपनी ऊर्जा में तापीय ऊर्जा का 60% है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आर्थिक समीक्षा की दृष्टि से, इनको भी आप देख लीजिए, चाहे वो आरएस का जो एग्जाम है उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जल में राजस्थान का जल ऊर्जा में कितना प्रतिशत स्थान है, तो वो 23% है। गैस में 9.46% है, पवन में 7.87% है, और आणविक ऊर्जा में 7.53% हिस्सा है। नेक्स्ट हम अगला लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज की सीरीज का, उसमें हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें, तो वह राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2025 में पद्म श्री से पुरस्कृत किया गया है। आपको पता होना चाहिए राजस्थान में 2025 में 3 व्यक्तियों को मुख्य पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, आपको नीचे दिख रहा है, और राजस्थान में मुख्य जो 3 व्यक्ति है उन्हें पुरस्कार दिया गया है। तीनों व्यक्तियों को, आपको इंपोर्टेंट है, तीनों व्यक्ति पूछे गए हैं, तीनों व्यक्ति पूछे गए हैं। दो तो मैंने देखा है पेपरों में, एक तो बैजनाथ शर्मा जी और बैजनाथ जो महाराज है, और दूसरा बत्तुल बेगम जी। एक बचा है शीश खाप निजाम, ये भी कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा। एक पहला हम बात करें बत्तुल बेगम जी की, बत्तुल बेगम, बत्तुल बेगम को किस क्षेत्र में ये जो पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया, आपको पता होना चाहिए। बत्तुल बेगम एक मांड गायन है, मांड गायन शैली में मांड कलाकार, मांड गायन में। और बत्तुल बेगम एक कला क्षेत्र में इसे ये पद्मश्री दिया गया है। बत्तुल बेगम को कला क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, ये पद्मश्री दिया गया है। अगले बात करें बैजनाथ महाराज जी को, बैजनाथ जी महाराज, और बैजनाथ जी महाराज को आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में बैजनाथ जी महाराज को ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और जो शीश खाप निजाम है, शीश खाप निजाम, जो अपने शीश सीन खाप निजाम है, इस सीन खाप निजाम को, सीन खाप निजाम, और इस सीन खाप निजाम की हम बात करें तो उनको, आपको पता है जो साहित्य क्षेत्र है, इस साहित्य क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है।
2025 में मुख्य 3 पद्मश्री दिए गए हैं और ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर केवल एक ही आपको कटिंग दिख रही है, एग्जाम में पूछा गया है। कौन दिख, वो बैजनाथ जी शर्मा जी, केवल एक दिख रहे हैं आपको इमेज में, बैजनाथ जी शर्मा को। बैजनाथ जी शर्मा को आध्यात्मिक क्षेत्र में पद्मश्री 2025 दिया गया है। बत्तुल बेगम को मांड गायन शैली में कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। और जो शेष काम निजाम है, ये साहित्य क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। बत्तुल बेगम और बैजनाथ जी शर्मा के बारे में पूछ लिया गया है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है जो आने वाली रीट मेंस ले लो, चाहे वो जमादार सेकंड ग्रेड की ले लो, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक की ले लो, या वो फर्स्ट ग्रेड की बात ले लो, तो यहाँ कहीं ना कहीं इन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों पूछ लिए, फिर भी एक बार आपको याद रखना है, ये शेष खाम निजाम है, ये कहीं ना कहीं एग्जामर की नजरों से बचे हुए है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेष खाम निजाम को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री, तो वो साहित्य क्षेत्र में दिया गया है। आज की क्लास का हम यहीं समापन करते हैं।